नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं विश्व आर्थिक मंच की वो ताज़ा रिपोर्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025। और इसमें भारत की रैंक वो थोड़ी नीचे गई है, 131वें पर। पिछले साल 129 थी। पर मज़े की बात यह है कि ओवरऑल स्कोर थोड़ा सुधरा है, 64.4% हो गया है। तो सवाल यही है कि भाई स्कोर सुधरा तो रैंक क्यों गिरी? इसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम इस विश्लेषण में वो 4 मुख्य पैमाने देखेंगे: आर्थिक भागीदारी और अवसर, फिर शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, और राजनीतिक सशक्तिकरण। देखते हैं ये आंकड़े क्या कहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला पैमाना आर्थिक भागीदारी, यहाँ स्कोर थोड़ा बड़ा है। 0.9% पॉइंट से 40.7% हुआ है। जो अनुमानित आय में बराबरी है वो भी 28.6 से बढ़कर 29.9% हुई है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो 40.9% पर स्थिर है। अच्छा, स्थिर है। और ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर भी बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसे अब तक का उच्चतम स्तर कहा जा रहा है। ये सुनने में तो ठीक लग रहा है कि चलो कुछ सुधार है, लेकिन फिर हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। इस सुधार के बावजूद भारत इस कैटेगरी में दुनिया भर में 144वें स्थान पर है। 144वें? मतलब हम अब भी दुनिया के सबसे निचले 5 देशों में शामिल हैं। तो हाँ, सुधार है, पर शायद हमारी रफ्तार उतनी तेज नहीं, या दूसरों ने हमसे ज्यादा सुधार किया होगा। ये दिखाता है कि आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बहुत गहरी हैं। समझ गई। सुधार अपनी जगह, पर वैश्विक दौड़ में हम काफी पीछे हैं इस मामले में। अच्छा, शिक्षा की बात करें, वहां क्या हाल है? शिक्षा में हाँ, यहाँ तस्वीर काफी बेहतर है। भारत का स्कोर देखिए, 97.1% है। ये बहुत ऊंचा स्कोर है। 97.1। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ये दिखाता है कि महिला साक्षरता दर बढ़ी है, और खासकर हायर एजुकेशन में, मतलब द्वितीयक शिक्षा जिसे कहते हैं, उसमें महिलाओं का नामांकन बढ़ा है। ये निश्चित रूप से एक मजबूत पक्ष है। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। और स्वास्थ्य वाला जो पैमाना है, हेल्थ और सर्वाइवल, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भी सुधार है। स्कोर 95.4% है। जो जन्म के समय लिंगानुपात है वो बेहतर हुआ है। और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा यानी हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी बढ़ी है। अच्छा, तो ये भी पॉजिटिव है। हाँ, पॉजिटिव तो है, लेकिन एक और बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली। ये सुधार तब हुआ है जब ओवरऑल देखें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों की कुल जीवन प्रत्याशा में थोड़ी कमी आई है। ओह अच्छा, मतलब ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है दोनों के लिए। जी, तो ये इस तरफ इशारा करता है कि मतलब हेल्थ सेक्टर में अभी भी कुछ बड़ी व्यापक चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये तो है। मिलीजुली तस्वीर हुई। पर जो सबसे ज्यादा चिंता वाला एरिया लग रहा है रिपोर्ट्स में, वो है राजनीतिक सशक्तिकरण। वहां क्या हुआ है? बिल्कुल, राजनीतिक सशक्तिकरण ये वाकई चिंता का विषय है। इसमें स्कोर 0.6 पॉइंट नीचे गया है। नीचे गया है? हाँ, संसद में देखिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 14.7% था। वो कम होकर 13.8% रह गया है। और जो मंत्री पद हैं उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर सिर्फ 5.6% रह गई है। सिर्फ 5.6%? जी। और अभी जो नई लोकसभा बनी है 18वीं लोकसभा 2024 में, उसके आंकड़े भी यही दिखाते हैं। केवल 74 महिला सांसद हैं, मतलब कुल का सिर्फ 13.6%। ये तो 2019 से भी कम हो गया फिर। हाँ, 2019 में 14.4% था। तो ये एक गिरावट का ट्रेंड दिख रहा है। बाप रे, मतलब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी घटने का एक साफ ट्रेंड है। अच्छा, अगर अपने पड़ोसी देशों से तुलना करें तो हम कहाँ खड़े हैं? दक्षिण एशिया में देखें तो भारत 5वें नंबर पर है। हमसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश हैं बांग्लादेश, वो 24वें रैंक पर है ग्लोबली। फिर भूटान 119, नेपाल 125 और श्रीलंका 130। अच्छा, बांग्लादेश 24वें पर, वो तो बहुत आगे है। हाँ, बांग्लादेश का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, 75 रैंक ऊपर आया है। भारत से पीछे सिर्फ मालदीव 138 और पाकिस्तान 148 हैं। बांग्लादेश की ये छलांग तो वाकई जबरदस्त है। और दुनिया भर में क्या स्थिति है, मतलब ओवरऑल जेंडर गैप की? दुनिया भर में लैंगिक अंतर थोड़ा कम हुआ है, 68.8% पर पहुंचा है। आइसलैंड इसमें टॉप पर है लगातार 16वें साल। आइसलैंड तो हमेशा ही टॉप पर रहता है। हाँ, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से ये गैप कम हो रहा है ना, अगर यही रफ्तार रही तो पूरी दुनिया में लैंगिक समानता हासिल करने में करीब 123 साल लगेंगे। 123 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। और ये सवाल उठता है कि प्रगति इतनी धीमी क्यों है, खासकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में। आप देखिए, महिलाएं दुनिया की वर्कफोर्स का करीब 41.2% हैं। हाँ? लेकिन टॉप लीडरशिप पोजीशंस में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 28.8% है। बहुत बड़ा अंतर है ये। बिल्कुल। तो इन सब आंकड़ों का अगर हम सार निकालें, भारत के लिए क्या मतलब है? देखिए, सीधी बात यह है कि भारत की स्थिति मिलीजुली है। शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रगति हुई है, जो कि अच्छी बात है। आर्थिक भागीदारी में मामूली सुधार है, लेकिन उसमें हम अभी भी दुनिया में बहुत पीछे हैं। और सबसे बड़ी चिंता है राजनीतिक सशक्तिकरण में गिरावट। और शायद यही असंतुलन, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और राजनीति में गिरावट, इसी वजह से ओवरऑल स्कोर थोड़ा सुधरने के बाद भी भारत की रैंक नीचे गिरी है। बिल्कुल।
तो आज की बातचीत से मुख्य बातें यही निकल कर आती हैं कि भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में 131वें स्थान पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार उत्साहजनक है, लेकिन आर्थिक अवसर और खासकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। इन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जब आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि महिलाएं शिक्षा में, खासकर हायर एजुकेशन में, इतनी महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं, तो फिर वो कौन सी सामाजिक या कहीं की संरचनात्मक बाधाएं हो सकती हैं जो भारत में इन पढ़ी लिखी सक्षम महिलाओं को, उनकी इस क्षमता को राजनीतिक शक्ति या आर्थिक प्रभाव या फिर नेतृत्व की भूमिकाओं में बदलने से रोक रही हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।